करेंगे नीट परीक्षा धांधली मामले से, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को चेतावनी दी है कि अगर परीक्षा में थोड़ी सी भी खामी पाई गई तो सख्ती से इससे निपटा जाएगा। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए अब चलते हैं असीम के पास। तो असीम, ये बताएं, ये जो कड़ी टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, क्या कुछ कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा से जुड़ी हुई याचिकाओं पर आज भी सुनवाई हुई थी। इन याचिकाओं में परीक्षा को रद्द करके दोबारा से कराने की मांग रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले एनटीए को चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप छात्रों की शिकायतों को नजरअंदाज ना करें। अगर आपसे किसी भी तरह की गलती हुई है तो आप इसको सुधार लें, आप इसके ऊपर तुरंत एक्शन लें। आप एक एजेंसी है और आपसे निष्पक्षता की उम्मीद की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर इस एग्जाम में 0.1% की भी खामी है तो हम इसको सख्ती से निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें एहसास है कि छात्रों ने इस परीक्षा के लिए कितनी मेहनत की थी और खासतौर पे कि अगर कोई भी छात्र इस सिस्टम को स्कैम करके डॉक्टर बन जाता है तो वो समाज के लिए खतरा साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि आप इस मामले में साफ साफ निकल करके आए। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है और बाकी जितनी भी याचिकाएं हैं उनको इकट्ठा कर दिया। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 8 जुलाई को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं एनटीए से जानकारी लेने के लिए आज बिहार आर्थिक अपराध इकाई की एक टीम दिल्ली पहुंच सकती है। 3 रिमाइंडर के बाद भी अब तक एनटीए से बिहार आर्थिक अपराध इकाई को नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र नहीं मिला है। अगर एनटीए से प्रश्न पत्र नहीं मिलता है तो ईओयू कोर्ट जा सकती है। 8 जुलाई को नीट पेपर लीक मामले में बिहार ईओयू अपना पक्ष रखेगी। इसके लिए 5 मई से लेकर अब तक जितनी भी गिरफ्तारी हुई है, आरोपियों के बयान और जो दस्तावेज मिले हैं और उसके अलावा अभिभावकों के बयानों का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिसे कोर्ट में जल्द पेश किया जाएगा। इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नीट परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि नीट परीक्षा में 24 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन है। बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है और ये बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि हमारे न्याय पत्र में पेपर लीक के विरुद्ध सख्त कानून बनाकर युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने की गारंटी दी गई थी। विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए हम देश भर के युवाओं की आवाज सड़क से संसद तक मजबूती से उठाकर और सरकार पर दबाव डालकर ऐसी कठोर नीतियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो नीट की परीक्षा पर क्यों छिड़ा है संग्राम और क्या ये अग्नि परीक्षा पास कर पाएगा एनटीए? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं वाराणसी, जहां प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती के लिए पहुंच गए हैं। ओम य पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगदोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वा याभ्यन्तरः सुधि। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनादो पुण्डरीकाक्ष पुनादो पुनादो पुण्डरीकाक्षः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिजतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुर्ब्रह्म विष्णुर्महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये धर्मकामार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धिसहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः हस्ते जलाक्षतभुजपाणिं गृहीत्वा संकल्पं स्मरेयुः। ॐ तिथि विष्णुस्तथा वारं नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्याकरणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाः प्रवर्धमानस्याद्य श्रीब्राह्मणोऽनिये द्वितीयप्रारथे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्याव्रते कदेशान्तर्गते अविमुक्तवाराणसी क्षेत्रे आनन्दवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते भागीरथ्याः उत्तरवाहिन्याः पश्चिमे दिग्भागे प्रभवादिषष्टि संवत्सराणां मध्ये पिङ्गलनामाब्दसंवत्सरे श्रीसूर्ये सौम्यायणीयाम्यगूलः ग्रीष्मऋतौ मासानां मासोत्तमे मासे महामाङ्गल्यप्रदमासे शुभे ज्येष्ठमासे शुक्ले पक्षे शुक्लपक्षीया अद्य द्वादश्यायां महापर्वणपुण्यतिथौ भौमवासराणवितायां शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे शुभचन्द्रे शुभसूर्ये शेषे सुग्रहेषु यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगणविशेषणविशिष्टायां वेलायां शुभपुण्यतिथौ गोत्रनामः समस्तदेशवासिनां प्रतिनिधिभूतोऽहम् आत्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त वेदोक्तशास्त्रोक्त पुण्यफल्यप्राप्त्यर्थम् शरीरे आरोग्यता प्राप्त्यर्थम् सर्वत्र यश विजय कीर्तिलाभादि प्राप्त्यर्थम् विशेषतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति कामनयाः श्रीगङ्गादेवी सुप्रसन्नार्थं च अद्य बहुभिः ब्राह्मणैः सह मातेश्वरी गङ्गादेवी पूजनम् अहं करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नतासनसिद्ध्यर्थम् आदौ गणेशम्बिकयोः स्मरणं च करिष्ये। ॐ मङ्गलानां द्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां द्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां द्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कश्चन सस्य स्वगः सुभद्रिकां कम्बेलवासिनीं ध्यानं समर्पयामि श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मातेश्वरी गङ्गादेवी पूजनम् अथ ध्यानम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै निहता प्रणता स्मतां ध्याये ध्यानं समर्पयामि मातेश्वरी गङ्गादेव्यै नमः। एतानि पाद्यम् अर्घ्यं मुखे आत्मनियं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि यथ पयस्नानम्। ॐ पयः पृथिव्यां पयवो खदे घुपय दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वदेः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। पयस्नानं समर्पयामि मातेश्वरी गङ्गादेव्यै नमः। पयस्नानां ते शुद्ध्योदकस्नानम्। ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे बाहुभ्यां पोषणो हस्ताभ्यां शुद्ध्योदकस्नानीयं जलं समर्पयामि मातेश्वरी गङ्गादेव्यै नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणिम् ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां गणेशणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहो वह्वये श्रियाम् अक्षण्णमीमदन्तसवप्रिया अधूखदा स्तोखद स्वभानवो विप्राणविष्ठयामति जोजान्विन्द्रदे हरे ओखदेः प्रतिमोदध्वं पुक्पवदेः प्रसूवरेः अथवा इव सजिद्वरेर्पेरुधा पारैष्वः काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ति परुघः परुघस्परि एवाणो दुर्भे व्रतनुसहद्रेण सदेन च नमो विल्मिने जगवजिने च नमो बर्मिने च बरुधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च
अनन्याय च इदं विस्तुर्विजग्रमेत्रे धानि दधे पदम् समूढमसि अपाग्मुसूरे स्वाहा गन्धाक्षतपुष्पाणिं दुर्वाङ्कुराणि बिल्वपत्राणि वा तुलसीदलानिं समर्पयामि मातेश्वरि गङ्गादिव्यै नमः ॐ अहिरिव भोगैः व्रजेति बाहुञ्जाय हेतिं परिबाधमानः हस्तगणो विश्वाभ्ययुणानि विद्वान् पुमान् पुमाग्गुसं परिबाधुप्तिस्वदः सिन्धोरिव प्राध्वणे सुधनासोपादप्रमियः पदयं दिजिह्वाः दृतस्य धारा अरुकोणपाजी काष्ठाभिन्दण्डोर्मिभिः पिण्वमाणः सौभाग्यद्रव्याणिं सिन्दूराभूषणम् समर्पयामि मातेश्वरि गङ्गादिव्यै नमः नैवेद्यमा ॐ नाभ्या आसीदं दार्क्ष्यग्नो शेष्णोर्द्यवुः समवर्तदा बुद्ध्यां भो मृदिता श्रोत्रार्धधा लोकां अकल्पयं न नैवेद्यं निवेदयामि निवेद्यां देवं प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः मध्ये मध्ये पाणियमुत्तराभूषणं जलं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालनम् आरारदिक्यम ज्वालामालिन्यै नमः ह्रीं रत्नेश्वर्यै नमः शरभोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि ॐ इदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणग्गो स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यभयसनि अग्नेः प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं सुप्रदीपिकाम् आरारदिग्यमहं गुरु मे वस्य मे वरदा भव कर्पूरनिराञ्जनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् आरारदिग्रहणं हस्तौ प्रक्षालनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयं ददेवास्तानि सर्वाणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमाणः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयात् योजनानां सदैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मातेश्वरि गङ्गादिव्यै नमः ॐ जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकास्तानि गङ्गिनः ते खाग्मुसहस्रयो जने वधन्वा नितन्मसि नमः सर्वितार्थाय जगदाधारहितवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणम्यस्तु प्रयत्नेन मया कृता अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी हस्ते जलं गृहीत्वा अनेन कृतार्जनेन पूजनेन मातेश्वरि गङ्गा देवी पूजनप्रियतां नमः सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः बोलिए गंगा माता की जय नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे वाराणसी से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संध्या में जो गंगा आरती होती है उसमें शामिल हुए और विशेष पूजा अर्चना उन्होंने यहां पर की। और हमने ये भी तस्वीरों में देखा कि एक बड़ा जन सैलाब यहां पर मौजूद रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए, और लगातार उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। इस गंगा आरती में शामिल होने से पहले पीएम मोदी किसान सम्मान सम्मेलन में भी शामिल हुए थे, जहां पर उन्होंने किसान सम्मान निधि की 17वीं
किस्त भी जारी की थी, करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए की। इसके अलावा उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया था। क्या कुछ कहा उन्होंने जनसभा में, ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से, जहां पर कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा आरती की और विशेष पूजा अर्चना भी की। तस्वीरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ देखे जा सकते हैं। और आप अगर यहाँ का आवाज़ आसपास की सुन पा रहे हो तो नरेंद्र मोदी और हर हर महादेव के नारे भी जन सैलाब लगा रहा है और प्रधानमंत्री काफ़ी विनम्रता के साथ सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि गंगा आरती के बाद अब प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम है वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने का भी है। और अब आपको सुनाते हैं कि जनसभा को जो आज संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में, क्या कुछ कहा है। खासतौर पर मोदी ने बनारस की जनता का आभार व्यक्त किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि बनारस की जनता ने तीसरी बार सांसद ही नहीं पीएम भी चुना है। लोकतंत्र के एक उत्सव को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। ये बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। काशी के लोगों ने तो सिर्फ एमपी नहीं बल्कि तीसरी बार पीएम भी चुना है। इसलिए आप लोगों को तो डबल बधाई। साथियों, इस चुनाव में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो वाकई अभूतपूर्व है। चलिए अब बात करेंगे बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में जबरदस्त जोश दिखाई दिया। सेंसेक्स निफ्टी नए शिखर पर बंद हुए। सेंसेक्स 308 और निफ्टी 92 अंक चढ़कर बंद हुआ। इंट्राडे में सेंसेक्स ने 77,366 का रिकॉर्ड स्तर छुआ, वहीं निफ्टी ने इंट्राडे में 23,589 का रिकॉर्ड बनाया। सबसे ज्यादा खरीदारी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही, हालांकि फार्मा, एफएमसीजी, मेटल शेयरों पर दबाव देखने को मिला। अब आपको बताते हैं सीएनबीसी आवाज की एक एक्सक्लूसिव खबर। अगले महीने पेश होने वाले बजट को लेकर सलाह मशवरा आज से शुरू हो गया है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बार बजट में बीजेपी मैनिफेस्टो और चुनावी नतीजे की छाप दिख सकती है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी बताएं, इस बार के बजट को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, इस बार के बजट को लेकर जो अब तक संकेत मिल रहे हैं इसके मुताबिक इस बजट पर चुनावी नतीजों की छाप आपको देखने को मिल सकती है। अब आप पूछेंगे कि चुनावी नतीजों की छाप अभी क्यों, अब तो चुनाव खत्म हो गया। तो दरअसल इसके पीछे वजह है 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा भी शामिल है। और इन राज्यों में भाजपा को अपनी बढ़त को कायम रखना राजनीतिक रूप से बहुत कह सकते हैं ज़रूरी है और केंद्र सरकार की स्थिरता के लिए ज़रूरी माना जा रहा है। तो उन राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कुछ अच्छे ऐलान, कुछ लोक लुभावन ऐलान हो सकते हैं बजट में, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा कि जो बीजेपी के संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो में जो ऐलान किए गए थे, वादे किए गए थे, उनमें से कई ऐलान बजट में होते हुए आपको दिखेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐलान क्या होगा। तो जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस बार मध्यम वर्ग पर ज़्यादा फोकस रह सकता है मुकाबले पिछले बजट के मुकाबले। मध्यम वर्ग पर फोकस करने के कई सारे विकल्प होते हैं। एक तो विकल्प होता है कि इनकम टैक्स में आप राहत दे दीजिए। इनकम टैक्स में राहत देने से क्या होता है कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, खपत काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, तो एक इकॉनमी को काफ़ी बढ़ोतरी मिलती है। दूसरा ये होता है कि होम लोन सब्सिडी जैसी स्कीम दे दीजिए, इससे भी मध्यम वर्ग को काफ़ी फायदा होता है। इसका असर रियल एस्टेट के बाकी सेक्टर पर भी होता है। तो ये सारे विकल्प हैं, इन पर विचार किया जा सकता है। हालांकि अभी सलाह मशविरा का दौर शुरू हुआ है। इस तरीके से रोजगार बढ़ाने पर खास फोकस हो सकता है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का दायरा बढ़ाते हुए कुछ नए सेक्टर को इसमें शामिल किया जा सकता है। और जो आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाना, लखपति दीदी की संख्या बढ़ाना, ये सभी सोशल वेलफेयर की स्कीम जिसका वादा किया गया था बीजेपी के मैनिफेस्टो में, इसकी झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सारे विकल्प हैं। अभी सलाह मशविरा का दौर शुरू हुआ है। अंतिम फैसला इन सब चीज़ों पे हफ्ते 2 हफ्ते पहले लिया जाता है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, तब तक ठोस फैसला होने की जो आसार होंगे बताया जाएगा आपको।
शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। टाइटन ने स्विस वॉच मेकर शेरियल के साथ पार्टनरशिप की है। टाइटन अपने प्रीमियम स्टोर हेलियोस पर अब शेरियल के करीब 25 नए मॉडल्स बेचेगी। आपको बता दें शेरियल एक लग्जरी वॉच ब्रांड है। हेलियोस पर मिलने वाली इन घड़ियों की कीमत 1,20,000 रुपए से लेकर 20,40,000 रुपए के बीच में है। इन मॉडल्स में ज्यादातर एनालॉग वॉचेस शामिल है। टाइटन वॉचेस एंड वेयरेबल की सीईओ सुपर्णा मित्रा के मुताबिक पिछले कुछ सालों में लग्जरी वॉच सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ दर्ज हुई है और आगे भी ये जारी रहने की उम्मीद है। कस्टमर्स जिनको स्मार्ट वॉच चाहिए वो अलग रीज़न के लिए चाहिए, उनमें फिटनेस के लिए मैट्रिक्स चाहिए या स्लीप या जो भी रिकॉर्ड करते हैं स्मार्ट वॉच, वो एक अलग रिक्वायरमेंट है। और एनालॉग वॉचेस का क्रेज़ अभी भी बहुत है, इनफैक्ट बढ़ रहा है। नई जनरेशन जो नई पीढ़ी है वो अभी एनालॉग वॉचेस, स्पेशली जो कीमती एनालॉग वॉचेस, इसमें अभी बहुत दिलचस्पी रख रहे हैं, उसमें बहुत इंटरेस्ट है। टाइटन कंपनी में हमारे एनालॉग वॉचेस में टाइटन ब्रांड है, फास्ट ट्रैक है, ज़ाइलस, नेबुला, बहुत सारी ब्रांड्स है, फास्ट ट्रैक, सोनाटा। और स्मार्ट वॉचेस में हम फास्ट ट्रैक ज़्यादा करते हैं, उसके बाद टाइटन। ये दो इन अ वे दो सेपरेट इंडस्ट्रीज है और हमारे ब्रांड्स और हमारी जो एफर्ट है दोनों इंडस्ट्रीज में इक्वल है। कंचनजंगा ट्रेन हादसे के बाद एक बार फिर से रेलवे सेफ्टी सिस्टम कवच चर्चा में है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है कवच और कैसे ये काम करता है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए ट्रेन हादसे के बाद सबके मन में ज्यादातर यही सवाल है कि क्या कवच से इस तरह के रेल हादसे को टाला जा सकता था। तो इसका जवाब है हाँ। जी हाँ, ज्यादातर जानकार मानते हैं कि अगर कवच से लैस ये रूट होता तो ये हादसा टाला जा सकता था, क्योंकि कवच टेक्नोलॉजी इसी तरह की टेक्नोलॉजी है जो खास तौर पर आपातकालीन स्थिति में काम करती है। अब आपातकालीन स्थिति इस तरह से पैदा होती है अगर किसी वजह से ड्राइवर रेड सिग्नल क्रॉस कर जाता है या फिर इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगा पाता है, तो तब कवच खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है और ट्रेन की रफ्तार कम करते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है। इससे फायदा ये होता है कि जिस तरह का हादसा हमने पश्चिम बंगाल में देखा वैसा हादसा टाला जा सकता है। अभी अगर कवच की स्थिति की बात करें तो भारतीय रेलवे के कुल नेटवर्क की बात करें तो करीब 68,000 किलोमीटर का विशाल ये नेटवर्क है और कवच की जो मौजूदगी है वो मुश्किल से 1500 किलोमीटर पर है। हालांकि बालासोर हादसे के बाद रेलवे की तरफ से रफ्तार लाई गई थी कवच को लेकर टेंडर जारी करने और अवार्ड करने में। फिलहाल की अगर स्थिति की बात की जाए, इस साल रेलवे का ये टारगेट है कि 3000 किलोमीटर पर कवच को इंस्टॉल किया जाएगा, उसे लैस किया जाएगा और इसी 3000 किलोमीटर पर पश्चिम बंगाल का ये रूट भी कवर होता है। तो फिलहाल जो तेजी की उम्मीद की जा रही थी यात्रियों की सुरक्षा के हिसाब से कवच को इंस्टॉल करने की, वो रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि इन बड़े हादसों से सबक लेते हुए रेलवे स्वदेशी तकनीक को जल्द से जल्द और ज्यादातर हिस्से में इंस्टॉल करेगी। तो चलिए मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।